नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे के शुभारंभ करने से पहले मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान में कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता और भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले श्रीमान राहुल गांधी जी से हाथ जोड़ के एक प्रार्थना कर रहा हूं कि या तो वो अपनी यात्रा रोक दें या किसी पूज्य संतों से, हस्तरेखा विशेषज्ञों से, भाग्य पढ़ने वालों से या किसी सिद्ध महात्मा से पूछ करके बढ़िया से जतरा बना करके निकले, क्योंकि जब जब वो यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं कुछ न कुछ उनके विरुद्ध हो जा रहा है। पिछले बार जब निकले थे आधी पार्टी उनकी समाप्त हो गई थी, उनमें से लोग निकल चुके थे। अब की बार जहां उन्होंने शुरुआत किया, मुंबई का एक क्षेत्र उनसे बाहर हो गया। आज उनका बिहार में पांव पड़ा, बिहार में उनकी सरकार चली गई। मतलब जहां जहां यही गिरिचरण दे हनुमंता सो चलेगा वह पताल तुरंता वाली हाल राहुल गांधी पर हो गई है। अब यह राहुल गांधी के लिए अशुभ है कि शुभ है, यह बात तो मैं आप पर छोड़ता हूं, लेकिन मैं यह मानता हूं कि अगर आपके कहीं जाने से कहीं विघटन हो जा रहा है, आपके विरुद्ध टूट फूट हो जा रही है, आपके पुराने सहयोगी साथी आपको नकार दे रहे हैं, आपको छोड़ दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से यह यात्रा का प्रॉब्लम है। आप शुभ मुहूर्त में अपनी यात्रा प्रारंभ नहीं किए हैं, उसको दोबारा से यात्रा बदल करके आइए और यात्रा प्रारंभ करिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, क्योंकि आप ही इस देश के सबसे बड़े पुराने पार्टी के नेता हैं, जिसका जनाधार पूरे देश भर में है। मतलब उत्तर से दक्षिण तक अगर कहीं कोई राजनीतिक दल है जिसको दो लोग भी जानते हैं, वह सिर्फ है कांग्रेस। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी बहुत ऐसे जगहों पर गई ही नहीं है, लोग जानते भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी किसको कहते हैं। लेकिन अब जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह देश प्रगति कर रहा है, हमारा चांद के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचना यह बताता है कि कुछ भी अछूता नहीं है। तो जब हमारे महान वैज्ञानिक दक्षिण ध्रुव के उस अंधेर में जा करके वहां पर उजाला डाल सकते हैं, वहां के अध्ययन कर सकते हैं, तो नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत में जाकर के दक्षिण में अपना कमल क्यों नहीं खिला सकते, उसका प्रयास उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। लेकिन आज मुद्दा यह है जो आज बिहार में हुआ है। एक गाना याद आ रहा है कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। मैंने उसमें सिर्फ थोड़ा सा बदला है कि इसमें किसका घाटा हमें समझ नहीं आता। चर्चा शुरू करते हैं बिहार के वर्तमान परिदृश्य पर। अब यह बताने की जरूरत नहीं है कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया है और अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए हैं। बिहार ऐसा एक राज्य है या नीतीश कुमार एक ऐसा नेता है जो त्यागपत्र मुख्यमंत्री देता है, कुर्सी उप मुख्यमंत्री को बदल जाती है। या आप ये कह सकते हैं कि बिहार ही एक ऐसा जगह है जहां पर सरकार नहीं बदलती, विपक्ष बदल जाता है। लेकिन ये सब जुमले और मुहावरे से अलग हट करके सीरियस नोट पर बात करते हैं। देखिए, नीतीश कुमार का इल्जाम था कि लालू प्रसाद यादव उनको चलने नहीं देते हैं। सत्य वचन, यह राजनीतिक रूप से बोला हुआ जुमला नहीं है, सर्वाधिक सत्य है कि लालू प्रसाद उनका सुनते नहीं थे। यह भी कहा जाता था कि लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को कहा था कि जहां जहां मेरा विधायक या पार्षद तक भी है वो तो तुम्हारा है नहीं, जहां तुम्हारे लोग हैं वहां का भी प्रशासनिक फेरबदल या निर्णय लेने से पहले मुझसे पूछा करो। यह बात कई बार स्पष्ट हुई है दोनों तरफों से। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी उनको फ्री हैंड देगी? यह तो आज ही पता चल गया, क्योंकि नीतीश कुमार तो अपने बाल सखा, साथी, वफादार और मित्र सुशील मोदी को चाहते थे उप मुख्यमंत्री के रूप में। लेकिन मोदी के तो मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं बुलाया गया था। वो अपने घूर विरोधी सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री के रूप में बर्दाश्त कैसे करेंगे, और कर रहे हैं या करना पड़ेगा। सिन्हा साहब भी उनके घूर विरोधी हैं। जब विधानसभा के अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री के आसन पर रहते हुए मुख्यमंत्री को धमकियां दिया करते थे, और कई बार मुख्यमंत्री सिन्हा साहब के साथ हॉट टॉक सबने विधानसभा में देखा है।
वो उनको दोनों तरफ मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं जो उनको सूल की तरह से चूहेंगे। फिर यहां आकर के नीतीश कुमार क्या प्राप्त कर लेंगे? 2024 में नरेंद्र मोदी को वैसे ही कोई रोकने वाला नहीं है, तो नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को लेकर के ये बदनामी क्यों ले रहे हैं कि जहां सरकार बहुमत से नहीं बन पाती है वहां तोड़फोड़ के बना लेते हैं। मोदी यही काम में महारत हासिल कर रहे हैं। इन सब प्रदेश में किसका घाटा किसका फायदा, यही चर्चा होगी। इतिहास बन गया, अब उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं। कौन बना, क्या बना, कैसे बना, कितना पलटी मारी, ये मतलब नहीं है। मित्रों, नीतीश कुमार का आयु 72-73 वर्ष का हो गया है। ईश्वर उनको लंबी आयु दे। भाजपा ने एक उम्र फिक्स किया है, नीतीश ने नहीं किया है। तो नीतीश 100-200 साल तक जब तक जिएंगे तब तक राजनीति कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये हाड़ मांस के शरीर है, थकती है और दिमाग उनका थक चुका है। यह हमेशा वो विधानसभा में अंदर बाहर वाली कहानी नहीं, वो जो सेक्स ज्ञान दे रहे थे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं नीतीश कुमार के आज की भी। आज उनका जो 1.5 महीना से हमारी सरकार चल रही थी उसको छोड़ दिया, मतलब उनको 1.5 साल का 1.5 महीना दिख रहा है। मतलब दिमाग पूर्णतः है नीतीश कुमार का थक गया है। यह बात अगर हम सबको पता चल रहा है तो नीतीश कुमार को भी पता चल रहा होगा। नीतीश कुमार को, क्योंकि मैं अंदर से कितना हाफ रहा हूं, कितना कमजोर हूं, मेरे अंदर कितनी शक्ति है, यह आपको टीवी में तो दिख नहीं रहा हूं, पर मुझे तो पता है कि मैं बिछौने पर से उतर पाने की स्थिति में हूं कि नहीं हूं, 4 कदम जीने पर चढ़ पा रहा हूं कि नहीं, ये तो मुझे पता है। तो नीतीश कुमार को भी अपनी हैसियत शारीरिक का ज्ञान होगा। मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार अब अपने लिए नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि उनके खुद के लिए सोचने का कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। मुख्यमंत्री तो है ही है, गवर्नर बन के क्या करेंगे, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। अब एकमात्र सीट है प्रधानमंत्री, जिसके दूर दूर तक कोई ओपनिंग ही नहीं है, वैकेंसी नहीं है, तो करेंगे क्या? अब लालू प्रसाद के नेतृत्व में अगर उनके बेटे को सरकार देने की रोज रोज की दबाव में वो सरकार दे देते हैं तो फिर राजनीतिक रूप से अपनी तिलांजलि खुद दे देने वाली बात होगी। और अगर नहीं देते हैं तो रोज वो, मतलब ठेठ भाषा में मैं वो उदाहरण दे रहा हूं कि वो रोज सर पे जूते पड़ने जैसी बात थी जो झेल ही रहे थे। मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार को अपनी नहीं, अपने पार्टी और अपने परिवार की पोजीशनिंग का चिंता था, क्योंकि उनकी पार्टी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उनके सारे छत्र जा रहे थे और पार्टी को कमजोर कर रहे थे। आरसीपी सिंह गए, ललन सिंह अब करीब करीब गए ही हुए हो गए हैं। अब ये 2 दिन में ललन सिंह क्या खेल खेलते हैं, लालू प्रसाद उनको क्या लालच दिए हैं, ये तो विश्वास प्रस्ताव के दिन पता चलेगा। क्योंकि अभी एक झंझट विश्वास प्रस्ताव पर भी है, क्योंकि अंदर खाने कितना रुपया किसको मिला है, क्या प्रलोभन किसको मिला है, ये तो विश्वास प्रस्ताव को नहीं पता चलेगा। और जिसका नेता ही अविश्वासी हो, वो अपने विधायकों को, मंत्रियों को विश्वास के लिए शपथ दिलवाएगा या विश्वास को उम्मीद करेगा, कैसे संभव है? यह बात का खेल है। बात सिर्फ नीतीश कुमार का है कि इसमें किसका घाटा, ये समझ नहीं आता। नीतीश कुमार का एक बेटा है, वो पूरा जीवन ये कहते रहे हैं कि हम पारिवारिक लोग नहीं है, हम राजनीति में परिवारवाद का बढ़ावा नहीं देते, और लोग तो परिवार को सेट करने में लगे रहते हैं। एकदम सत्य है कि आप, हाँ, आदरणीय रेखा जी को सादर प्रणाम, आप परिवार को राजनीति में नहीं बढ़ाते, ठीक बात है। जैसे मेरे बलिया के श्रद्धेय चंद्रशेखर जी, जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी थे, उन्होंने भी अपने जीते जी परिवार के सदस्यों को राजनीति में नहीं बढ़ाया। लेकिन जैसे उनका दुखद देहांत हुआ, उनका बेटा तब से लेकर के अब तक अजेय है। मतलब जब तक वो लोकसभा चुनाव लड़े, लोकसभा में जीते, और जब लोकसभा में चुनाव हार गए भाजपा से, तो भाजपा ने उनको राज्यसभा में भेज दिया। अभी राज्यसभा में है, हो सकता है लोकसभा में भी आ जाए, मतलब नेता है। तो श्रद्धेय चंद्रशेखर जी को परिवारवाद का इल्जाम नहीं लग सकता, क्योंकि परिवारवाद का मतलब होता है नेता कर रहते हुए अगले वारिस को राजनीति में उतार देना। मैं इसका गवाह हूं कि श्रद्धेय चंद्रशेखर जी के मंच के आसपास भी नीरज शेखर नहीं दिखते थे, ना ही वो पंकज जी दिखते थे। ये पंकज जी, नीरज जी, दोनों आदमी घर के अंदर रहते थे, उस सभागार में नहीं आते थे जहां राजनीतिक लोग आते जाते थे, वो घर के लोग थे। लेकिन जैसे चंद्रशेखर जी अब नहीं रहे, अब वो सभागार में नीरज आ गए, और अब पूरा नीरज दमखम से राजनीति में सक्रिय हैं। नीतीश कुमार ऐसा तो कर सकते हैं।
2024 के बाद वो कह ही चुके हैं कि अब हम लोगों का तो अंतिम है, अब ये लोग देखेंगे। ये लोगों में अब लालू जी का बेटा ना सही तो उनका खुद का बेटा सही। मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार को इस बात की आशंका थी कि अगर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देंगे तो फिर मेरे बेटे के लिए कोई स्कोप बनेगा नहीं और मेरी पार्टी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर भाजपा में आते हैं तो भाजपा के विरुद्ध एक आइडियोलॉजी जो मेरी आइडियोलॉजी है, मतलब नीतीश कुमार की, उसका झंडा लंबरदार मेरा बेटा होगा तो सरवाइव करेगा, क्योंकि युवाओं में ही अब लड़ाई होगी। इधर चिराग पासवान है, उधर तेजस्वी है और तीसरा नीतीश कुमार का बेटा होगा। इन तीनों लोगों के बीच में यह लड़ाई होगी और इसी लड़ाई को भांप करके भारतीय जनता पार्टी ने पुराने मजे हुए राजनीतिक का बेटा, जो अपने मतलब पेट में से ही राजनीति सीख रहा होगा, क्योंकि उसके पिताजी मजे हुए राजनीतिक थे, वो सांसद भी थे, विधायक भी थे, मंत्री भी थे और राजनीति के पुरोधा थे बिहार के। राबड़ी में भी मंत्री रहे, भाजपा में भी मंत्री रहे। आज उनका बेटा प्रदेश अध्यक्ष है और युवा है। उसको उप मुख्यमंत्री बना करके जो ट्रेनिंग भाजपा दे रही है, वह यह पिछली वाली गलती से सबक सीखने वाली बात है। मैंने पिछले बार भी कहा था कि भाजपा दो ऐसे उप मुख्यमंत्री बनाए हैं जो एक्सेसिबल ही नहीं है। दोनों बुजुर्ग हैं, शारीरिक रूप से थके हुए हैं और राजनीतिक रूप से भी थके हैं। सिर्फ कास्ट को बढ़ावा देने और कास्ट का प्रतिनिधित्व का दिखावा करने के लिए उन लोगों को राजनीति में उतारा गया है, उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। लेकिन अब की बार जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वो राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति को ध्यान में रख के बनाया गया है और लग रहा है कि भाजपा 2024 लोकसभा चुनाव निपटने के बाद नीतीश को निपटा करके अपने बल पर चुनाव लड़ेगी और उसके लिए महाराज जैसा खेल करेगी, जैसे शिवसेना के नेतृत्व में रह करके चुनाव लड़ने के बाद खुद की औरा को बढ़ाया और उनसे अलग हो गए। यह बात मुझे लग रहा है कि 2024 जब लोकसभा का चुनाव बीत जाएगा तो नीतीश कुमार से भाजपा अलग रहेगी या नीतीश कुमार के साथ रहते रहते सदस्य संख्या बढ़ाएगी और जो महाराष्ट्र में खेल हुआ है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उतनी हिस्सेदारी, मतलब अब मेरी संख्या बढ़ गई है घटिया लोगों को बीच में। इसके पहले आपने लिया था तब वो बढ़िया थे, क्या देवी जी आपने लिया था ना, उसको ठीक थे। एनीवे, तो यह सोच हो सकता है। अब आते हैं कि भाजपा को क्यों मंजूर हुए नीतीश कुमार। भाई, भारतीय जनता पार्टी जब नीतीश कुमार से अलग हटकर चुनाव लड़ी तो 22 संसद जुटाई। नीतीश कुमार के साथ रही तो 17 पर लड़ी थी। मतलब कि नीतीश कुमार के बगैर भारतीय जनता पार्टी ठीक ठाक कर रही तो वो नीतीश को क्यों ली, यह बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। देखिए, नरेंद्र मोदी के विरुद्ध जो एक इंडिया गठबंधन बन रहा था उसके सूत्रधार नीतीश कुमार थे। मतलब आप समझिए कि दो टीम के बीच लड़ाई है और विपक्षी टीम के कैप्टन को ही अगर दूसरा वाला टीम अपने पास ले ले, खरीद ले, बुला ले, प्रभावित कर ले तो फिर उस टीम में रही क्या गया। जब आपका कैप्टन ही चला गया तो वही उद्देश्य की पूर्ति के लिए नरेंद्र मोदी ने यह खेल खेला है। तभी वो यह बदनामी लिए हैं कि भाई हमको पलटू राम के पलटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा क्या है कि प्रशासन पर पकड़ भाजपा की होगी। नीतीश कुमार अब सिर्फ दिखावे के मुख्यमंत्री होंगे, जैसे दिखावे के राष्ट्रपति होते हैं, दिखावे के उपराष्ट्रपति होते हैं, जो रबड़ स्टंप कहा जाता है। जैसे कांग्रेस ने दिखावे का अध्यक्ष बना रखा है, जैसे और लोग दिखावे के मंत्री बना रखे हैं, मंत्री हो चलेगा तुम्हारा नहीं, वही वाला हाल होगा मुझे लग रहा है। और प्रशासन पर पूरी पकड़ करके अपनी राजनीतिक क्षमता भाजपा बढ़ाएगी। लोकसभा चुनाव निपटने के बाद 25 में या तो अलग हो जाएगी या अपना प्रभाव बढ़ा करके और मुख्यमंत्री की दावेदारी करेगी और नीतीश कुमार के पास अब कोई चारा रह नहीं जाएगा कि उसका वो जी ठीक है दुबे जी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो उसका कोई जवाब दे सके। हाँ, अंदर खाने यह समझौता होगा कि कोई बात नहीं, अंदर खाने मेरे बेटे को इसमें लाइए, थोड़ा सा ट्रेनिंग दीजिए, कल को वो सरवाइव करेगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन इस गठबंधन की दो कारण है। नीतीश कुमार के पास विकल्पों का समाप्त हो जाना, मतलब मुख्यमंत्री तो है ही है, प्रधानमंत्री का दूर दूर और बहुत दूर तक कहीं कोई स्कोप ना दिखना, वह स्पष्ट है। हर साधारण अदनस आदमी जान रहा है कि राम की कृपा की वजह से नरेंद्र मोदी 24 का चुनाव एब्सोल्यूट जीत रहे हैं, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन का मेन सूत्रधार था वही खत्म हो गया है।
पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के वजह से कहीं गठबंधन का कोई दूर दूर तक चांस नहीं है, और अरविंद केजरीवाल अलग छात उड़ाए हुए हैं। मतलब इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज 24 चुनाव के होते होते तक रह पाएगी, ऐसा कोई दूर दूर तक उम्मीद नहीं है। एक आशंका मैं आपको व्यक्त कर देता हूं कि विद इन ए वीक, 2-1 दिन में आपको सूचना मिल जाएगा कि ममता बनर्जी गठबंधन से अलग हो गई। ममता बनर्जी भाजपा के साथ सरकार बना चुकी है और नरेंद्र मोदी से उसका निजी रिश्ता बड़ा बढ़िया है, और यह पश्चिम बंगाल के चुनाव में दिखता है कि वो नरेंद्र मोदी के लिए लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा हाव फाव नहीं करती है, सीधा स्पेस देती है, और नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, ममता को खुले हाथ देते हैं, और ये एक दूसरे को मिष्टी दोही और देते रहते हैं। राजनीतिक बयान तो सबको पता है कि राजनीतिक बयान है, राजनीतिक नुकसान नहीं करता एक दूसरे का कोई। और ममता बनर्जी को बड़ा सुविधा होगा एनडीए गठबंधन में आकर के मंत्रिपरिषद में बनने के लिए और मंत्री बने रहने के लिए। हो सकता है नरेंद्र मोदी जी को कह दे कि महिला उपराष्ट्रपति का कोटा खाली, हम तुमको उपराष्ट्रपति बनाएंगे, ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कुछ बनना है, बंगाल छोड़ के आ जाएगी, बंगाल को सौंप देंगे, क्योंकि पारिवारिक पार्टियों को अपना भला भला जगमाई के लगा और कुछ होता नहीं है। तो मेरी आशंका है कि भाजपा सारे कांटे को निकाल करके एब्सोल्यूट विजय प्राप्त करने के मंशा से वह नीतीश कुमार को तोड़ ली, इंडिया गठबंधन समाप्त। ममता बनर्जी को तोड़ देगी या प्रभावित कर देगी कि तुम अकेले लड़ो, जो जीत होगा वो हम देख लेंगे। और अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी अलग अलग है, यह जो लोग सोचते हैं वो गलतफहमी में है। अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी अलग अलग नहीं हो, दोनों लोग एक ही लोग हैं। तो अरविंद केजरीवाल आज ही कहा है कि मैं हरियाणा का विधानसभा चुनाव तो अकेले लड़ूंगा, लोकसभा में बेशक मैं कोई समझौता कर लूं। तो मतलब मेरी आज की आशंका है कि कल केजरीवाल अलग होगा और फिर ममता बनर्जी। 2 लोग तो साफ साफ अलग होते दिख रहे हैं, और जब ये 2 लोग अलग हो जाएंगे तो फिर उद्धव ठाकरे लुढ़कते लुढ़कते वापस अपने पार्टी में आ जाएंगे। क्योंकि उनके पार्टी में आ जाने से उनको 2 लालच दिखाया जाएगा। पहला कि अभी आपके हाथ से पार्टी निकल गई है, आपका प्रभाव समाप्त हो गया है, जब आप आ जाएंगे तो बेशक आपके हैसियत 2 कौड़ी की रह जाएगी, लेकिन पार्टी पूरी की पूरी आपके हाथ में होगी, और वो पार्टी का दफ्तर जो आपका घर है जिसमें आप निवास करते हैं वो आपके कब्जे में रहेगा। और 2 चीजें के बाद पर राजनीति दूसरे की जिम्मे रहेगी, लेकिन प्रभावी आप रहेंगे क्योंकि पूरे पार्टी के नेता आप होंगे, क्योंकि वहां आपके लिए कुछ नहीं बन रहा है। आप मोरली उस बेमेल जोड़ी के साथ रह रहे हैं, क्योंकि आप हिंदुवादी राजनीति के सूत्रधार हैं, और आपके खून, जो रगों में खून बह रहा है वो हिंदू नेता का बह रहा है, बाला साहब ठाकरे का। और अभी राम जी की कृपा से ओपन आप राम भक्ति दिखा नहीं रहे, सिर्फ राम राम कर रहे हैं, तो आपके लिए यह बढ़िया होगा। तो इस तरह से नरेंद्र मोदी अपने सारे मोहरे दुरुस्त कर रहे हैं, और इसमें किसी का घाटा अगर है तो उन छत्रपों का घाटा है जो छटक करके बाहर जा रहे हैं और प्रभाव से अंदर आएंगे। और अगर लाभ किसी का है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी का है, और ये पूरा जो बिहार का एपिसोड हुआ है वो नरेंद्र मोदी को लाभ पहुंचाने के लिए हुआ है। इसमें सिर्फ मोदी का है फायदा, बाकी सबका घाटा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार यह दुआ करता हूं कि राजनीति में लोग कुछ शुचिता रखें, अपनी जुबान का कोई कीमत रखें, इतना ज्यादा प्रभावहीन ना हो जाए कि लोग उनके कहने पर भरोसा ही छोड़ दें, क्योंकि नेताओं पर से विश्वास एकदम साफ उठ जाएगा तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। और इतना बड़ा देश में लोकतंत्र ही एक ऐसी जंजीर है जो हम सबको बांधे हुए है। अगर जंजीर का एक एक कड़ी इसी तरह से बिखरता जाएगा नेताओं के अविश्वासपूर्ण रवैये से, तो भारत महान बिखर जाएगा। भारत को बचाना है तो नेताओं को अपने स्वाभिमान को बचाना पड़ेगा, और रीढ़ विहीन राजनीति सिर्फ इस बात के लिए कि राजनीतिक फायदे के लिए हम कुछ भी करेंगे, इससे लोकतंत्र का है घाटा, आपका क्या जाता, लोकतंत्र का सब पूछा जाता। इस पर जरूर विचार किया जाए। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय, और लोकतंत्र की हमेशा हो जाए, इस उम्मीद के साथ प्रणाम।